बीएड द्वितीय सत्र के छात्र छात्राओं का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम बीएड के द्वितीय वर्ष के प्रथम पेपर के प्रथम यूनिट में जो आपका पहला पेपर है शैक्षिक प्रशासन प्रबंधन पर्यावरणीय शिक्षा में प्रथम यूनिट शैक्षिक प्रशासन का अर्थ एवं प्रकृति, इस पर हम चर्चा करेंगे आप लोगों से। अब शैक्षिक प्रशासन का अर्थ समझने के लिए हम उसमें शैक्षिक प्रशासन में दो शब्द जुड़े हुए हैं, शैक्षिक और प्रशासन। शैक्षिक शब्द शिक्षा से बना हुआ है। आपको ध्यान होगा फर्स्ट ईयर में आप ज्ञान एवं पाठ्यक्रम के पेपर में शिक्षा का अर्थ विस्तृत रूप से चर्चित किया गया था, लेकिन थोड़ा सा याद दिलाने के लिए यहाँ ज़रूरत है कि हम शिक्षा को अलग और प्रशासन को अलग हम देखें, क्योंकि अगर शिक्षा का अर्थ हमको स्पष्ट नहीं है तो हम वास्तव में शैक्षिक प्रशासन को समझ नहीं सकते हैं। ऐसी दशा में शिक्षा का शाब्दिक अर्थ आप देखेंगे तो शिक्षा का शाब्दिक अर्थ अगर संस्कृत शब्द में शिक्ष धातु से आप लेंगे तो उसमें आ प्रत्यय जोड़ने से सीखने सिखाने की प्रक्रिया हो जाती है। विद्या में विद धातु को जोड़ने से विद्या होती है, जिसका मतलब जानना होता है। इंग्लिश में एजुकेशन है, जो एडुकेटम शब्द से बना ई प्लस डूको, ई का अर्थ है अंदर से और डूको का अर्थ है बाहर, मतलब अंतर्निहित शक्तियों का विकास है। तो ऐसी इन परिस्थितियों में शिक्षा के अर्थ शाब्दिक अर्थ से परिचित हैं। मैं इस पर बहुत चर्चा न करके, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपको डिटेल में और या जब से आप शिक्षा शुरू किए हैं शिक्षा के विषय में ही आप पढ़ते और सुनते आए हैं। तो वास्तव में शिक्षा क्या है ये आपको जानना जरूरी है। तो वास्तव में शिक्षा, जैसे गांधी जी की परिभाषा आप देखेंगे तो शिक्षा शरीर मन और आत्मा का सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है। व्यक्ति का शारीरिक मानसिक और आत्मिक विकास समग्र रूप से अगर होता है तो वो व्यक्ति शिक्षित माना जाता है। ऐसा गांधी जी का कथन था और वास्तविकता यही है। एक विद्वान ने और कहा है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। इस तरह तमाम अगर हम उसमें देखें, आपसे चर्चा भी हुई थी फर्स्ट ईयर में या चर्चा हुई होगी, जो भी छात्र ये सब सेकंड ईयर के छात्र हैं वो शिक्षा का अर्थ स्पष्ट जानते होंगे। उसमें अगर हम देखें तो शिक्षा संकुचित और व्यापक रूप में दो तरह हो सकती है, एक संकुचित हो सकता है, एक व्यापक हो सकता है। संकुचित में हमारे सब कुछ निश्चित होते हैं, वहाँ पाठ्यक्रम निश्चित होता है, वहाँ पर सीखने सिखाने की प्रक्रिया निश्चित होती है, मूल्यांकन व्यवस्था निश्चित होती है, सब कुछ निश्चित होता है। और एक सीमित दायरे में आपके शक्ति अंतर्निहित शक्तियों का सीमित समय में सीमित अवस्था में विकास करने की प्रक्रिया के जो चार्ट होते हैं उसको हम संकुचित शिक्षा कह सकते हैं, और उसका वास्तविक स्वरूप विद्यालय है। व्यापक अर्थ में हम किसी भी वस्तु से किसी भी स्थान पर किसी भी जगह हम इसको सीख सकते हैं। चलते हुए हम पेड़ों से पौधों से नदियों से कहीं तमाम जीवन में जो समस्याएं आती हैं उससे हम जो भी जीवन में हमारे समस्याएं आती हैं उसका हम समाधान करते हैं, वो सब शिक्षा के अंतर आता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं शिक्षा जन्म से मृत्यु तक चलने वाली सोद्देश्यपूर्ण सामाजिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा हम अपने ज्ञान कला कौशल में वृद्धि करते हैं, अपनी संस्कृत सभ्यता को समझते हैं, उसे सुरक्षित रखते हैं तथा भावी पीढ़ी को हस्तांतरित करते हैं। यही वास्तव में
शिक्षा का मूल स्वरूप है, क्योंकि जो भी कुछ हमारे योग्य है जन्म से मृत्यु तक मैं सीखता हूँ, उसको समझता हूँ, और जो मेरे लिए उपयोगी है उसको आत्मसात करता हूँ और उसी को सुरक्षित रखने का प्रयास करता हूँ। तो शैक्षिक प्रशासन में शिक्षा का अर्थ बहुत ज़्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, हमें लग रही है, क्योंकि आप इससे परिचित होंगे। ऐसी स्थिति में शिक्षा इतने व्यापक रूप में जब हम शिक्षा को लेते हैं तो उसका प्रशासन, शैक्षिक प्रशासन आप समझेंगे, प्रशासन का मतलब होता है, अगर हम लैटिन भाषा के अंग्रेजी शब्द से देखें तो इसकी उत्पत्ति हुई है, और इसको देखा जाए तो एड प्लस मिनिस्टर मीन्स जो भी सर्व टू अदर, दूसरों की सेवा करने को हम प्रशासन, मिनिस्टर का मतलब सेवा करना, हम अदर की सेवा करते हैं, वो किसी भी स्वरूप में हो और एक उद्देश्य को सामने रख के, तो निश्चित है वो उसे हम प्रशासन कह सकते हैं। और अच्छा प्रशासन वही है जो हम अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम इस तरह की व्यवस्था को अपनाएं जिससे हमारे उद्देश्य पूरे हों। और प्रशासन निश्चित ही एक व्यवस्थित ढंग से चलाने की प्रक्रिया है। इसमें आप देखेंगे तो इस फिगर से आपको और स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रशासन, किस पर प्रशासन? प्रशासन कोई एक वस्तु नहीं है, एक व्यक्ति नहीं है, ये किसी सब उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम किसी निश्चित उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। तो उसमें शैक्षिक प्रशासन में शैक्षिक उद्देश्यों को हमें पूरा करना है। शैक्षिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हमें सबसे पहले अपने उद्देश्य निश्चित करने होंगे शिक्षा के, कि हमारे उद्देश्य क्या हैं। तो शिक्षा का उद्देश्य मूल रूप से आप देखेंगे, इसके पहले हमने शिक्षा का अर्थ स्पष्ट किया, तो व्यक्ति के अंतर्निहित शक्तियों का विकास करते हुए हम व्यक्ति का, समाज का, राष्ट्र का और विश्व का उत्थान करने का प्रयास करते हैं, और उसको पूरा करने के लिए हम एक निश्चित प्रक्रिया को अपनाते हैं। उस प्रक्रिया के द्वारा हम उस उद्देश्यों को पूरा करते हैं। तो उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इस आप चित्र में देखेंगे, प्रशासन शैक्षिक हो गया। शैक्षिक क्योंकि प्रशासन कई तरह के होते हैं, लेकिन शिक्षा प्रशासन उससे थोड़ा सा भिन्न है, क्योंकि इसमें लचीलापन होता है। हम अपने उद्देश्यों को डिक्टेटरशिप द्वारा पूरा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें छात्र होते हैं, इसमें भौतिक अभौतिक संसाधन होते हैं, शिक्षक होते हैं, कर्मचारी होते हैं, और सबको एक साथ लेके चलना उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इसमें सेवा भाव होना जरूरी है। और निश्चित है उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमको सबके साथ व्यवस्थित ढंग से कार्य लेना होगा। तो सबसे पहले उद्देश्य को सामने रख के इस चित्र में आप देखेंगे, पहले योजना बनाना होगा हमको। योजना बनाने का मतलब कि हम जो भी मेरे उद्देश्य हैं उसको पूरा करने के लिए किन किन बिंदुओं को हमें ध्यान में रखते हुए क्या क्या व्यवस्थाएं करनी हैं। तो उस व्यवस्था को पूरा करने के लिए हमें सबसे पहले योजना हम बनाएंगे, उसके बाद संगठन, क्योंकि बिना संगठन के, बिना ग्रुप के हम किसी उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकते हैं। और जब संगठन का हम निर्माण कर लेते हैं, संगठन का मतलब भौतिक अभौतिक दोनों संसाधनों से होता है। एक मानवीय पक्ष होता है और एक भौतिक पक्ष होता है। मानवीय पक्ष में उसके प्रिंसिपल हैं, टीचर हैं, उसके कर्मचारी हैं, इन सब की व्यवस्था हो गई। और भौतिक संसाधनों में बिल्डिंग हो गया, उसके जो और आवश्यकताएं हैं, शिक्षण सामग्री हो गई, आपके मटेरियल एड्स हो गए, या जो भी आवश्यकता पड़ती है शिक्षा देने के लिए, उसकी हमें व्यवस्था करनी पड़ती है। तो भौतिक और मानवीय
दोनों का हमें एक अच्छा सा संगठन हमको बनाना पड़ेगा। और अब दूसरे पक्ष में आप देखेंगे योजना हमारी बन गई, उसके अनुरूप हमने संगठन का निर्माण कर लिया। संगठन का निर्माण करने के बाद ठीक है, संगठन हमारा बहुत अच्छा है, आप देखेंगे कोई ऑर्गेनाइजेशन है बहुत अच्छा है बना हुआ है, लेकिन उसका दिशा निर्देशन सही नहीं हो पा रहा है, तो उसको उचित दिशा देना, अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हम कौन सी दिशा जो है दिशा निर्देश उनको देंगे, किस व्यक्ति को कौन सा कार्य करना है और उसके अनुरूप वो कार्य करेगा, तभी हम अपने योजना में सफल हो पाएंगे, हमारे उद्देश्य पूरे हो पाएंगे, हमारे संगठन का उद्देश्य सफल हो पाएगा। तो दिशा, तीसरा पॉइंट हो गया दिशा, हम उसको दिशा निर्देशन देंगे। फिर दिशा देने के बाद संगठन में आपस में नेक्स्ट बिंदु जो है समन्वय है, कोऑर्डिनेशन है, क्योंकि अगर भौतिक और मानवीय संसाधनों में आपस में समन्वय नहीं होगा, या आप मानवीय पक्ष ही ले लीजिए, प्रिंसिपल का टीचर के साथ, टीचर का कर्मचारियों के साथ, और भौतिक का सही उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसमें हमको आपस में कोऑर्डिनेशन स्थापित करना पड़ेगा, समन्वय स्थापित करना पड़ेगा। और जब आपस में समन्वय समन्वित रूप से मिलके उस सारे उद्देश्य को, शैक्षिक उद्देश्य को हम पूरा करने का प्रयास करेंगे, तो उसमें निश्चित है हम उद्देश्य को अपने प्राप्त करेंगे और प्रशासन अपने दायित्वों को सफल बनाने में कामयाब रहेगा। अब अगर समन्वय भी हो गया तो कार्यान्वयन, उसका कार्यान्वयन होना चाहिए सही दिशा में, उसका सब अपने अपने दिशा में अपने अपने कार्यों को संपादित अगर कर रहे हैं, कार्य रूप दे रहे हैं, तो निश्चित है प्रशासन अपने आप में सफल होगा। फिर कार्यान्वयन के बाद नेक्स्ट जो बिंदु आता है वो होता है मूल्यांकन, क्योंकि हमने योजना बना ली, योजना के अनुसार हमने संगठन बना लिया, उसको दिशा निर्देश भी दे दिया, उसमें आपस में कोऑर्डिनेशन भी हो गया, कार्यान्वयन भी हो गया, लेकिन मूल्यांकन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। मूल्यांकन किसका? जो मेरे उद्देश्य निश्चित हैं, क्या इन सब के द्वारा उन उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है, इसका मूल्यांकन करते हुए अगर आप चाहें तो इस सर्किल में देख सकते हैं, अगर कोई कमी रह गई है तो हम अपनी योजना पर पुनः विचार करेंगे, हम संगठन में कोई कमी है तो उसको दूर करेंगे, हम दिशा निर्देशन में अपने कुछ बदलाव लाएंगे, कोऑर्डिनेशन में कहीं कोई कमी रह गई है जिसलिए मूल्यांकन में हमारे रिजल्ट कुछ पॉजिटिव नहीं आ रहे हैं, तो हम समन्वय पर भी ध्यान देंगे और कार्यान्वयन पर ध्यान देंगे, पुनः मूल्यांकन। मतलब ये प्रक्रिया प्रशासन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। उस शैक्षिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हमें शैक्षिक प्रशासन की आवश्यकता है, जो अच्छी योजना के साथ, अच्छी संगठन के साथ, अच्छे दिशा निर्देशन के साथ, अच्छे समन्वय, कार्यान्वयन और मूल्यांकन के द्वारा ये पूरा करता है। अब इसमें आप देखेंगे शैक्षिक प्रशासन, अब शैक्षिक प्रशासन का शायद इस फिगर से और इस डिस्कशन से अर्थ आपको स्पष्ट हो गया होगा, लेकिन इसको और स्पष्ट करने के लिए आप दो चार विद्वानों का आप जो है कम से कम परिभाषाओं पर अगर ध्यान देंगे तो निश्चित है और आपको कन्फर्म हो जाएगा। इसमें आप दो शैक्षिक प्रशासन को अभी हमने शिक्षा का अर्थ स्पष्ट किया, प्रशासन का अर्थ जो है एक फिगर के माध्यम से हमने स्पष्ट किया, लेकिन अगर हम कुछ परिभाषाओं पर और ध्यान दे दें तो शायद और स्पष्ट हो जाएगा और इसकी आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। इसमें आप दो तीन चार परिभाषाओं को चाहें तो देख सकते हैं। जैसे डॉक्टर एन मुखर्जी के अनुसार शैक्षिक प्रशासन वस्तुओं के साथ साथ मानवीय साधनों को
व्यवस्था से संबंधित है, अर्थात व्यक्तियों के मिलजुल कर कार्य करने में से संबंधित है। वास्तव में इसका संबंध मानवीय सजीवों से अपेक्षाकृत अधिक है तथा अमानवीय वस्तुओं से कम है। इनका कहने का मतलब आप देखेंगे, इस परिभाषा को, मुखर्जी की परिभाषा को देखेंगे तो इनका मतलब है कि शैक्षिक प्रशासन जो है ये मानवीय पक्ष से ज़्यादा जुड़ा हुआ है और भौतिक पक्ष से कम जुड़ा हुआ है। तो परिभाषा को पढ़ने से और उस पर विचार करने से, क्योंकि कोई चीज़ आत्मसात तभी होती है, शिक्षा का अर्थ बार बार हम लोगों को बताना इसलिए पड़ता है क्योंकि जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, हम लोग क्या करते हैं, पढ़ लिए, परीक्षा में दे दिए और उसके बाद भूल गए। तो ऐसी स्थिति में किसी चीज़ को पढ़ना, फिर उस पर चिंतन करना, मनन करना और उसके बाद जो सही हो उसको आत्मसात कर लेना और आत्मसात करने के बाद व्यवहार में परिवर्तन हो जाए, तो ये निश्चित है उस शिक्षा का उद्देश्य पूरा हो गया, प्रशासन का उद्देश्य पूरा हो गया। तो इस परिभाषा को आप पढ़िए मुखर्जी के, उसको समझिए, सोचिए और ये क्या कहना चाहते हैं उसको अपने विचारों से स्पष्ट कर लीजिए और आत्मसात करने योग्य है तो उसको आत्मसात कीजिए और प्रशासन से स्पष्ट होने की आवश्यकता शायद फिर बार बार नहीं पड़ेगी। इसी तरह आप देखेंगे एक परिभाषा और, शैक्षिक अनुसंधान विश्व कोश के अनुसार शैक्षिक प्रशासन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा संबंधित व्यक्तियों के प्रयासों का एकीकरण तथा उचित सामग्री का उपयोग इस प्रकार किया जाना है जिसमें मानवीय गुणों का समुचित विकास हो सके। अब यहाँ भी देखेंगे शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है, अच्छे मानव और अच्छे समाज का निर्माण करना। तो विश्वकोश के अनुसार, जो शैक्षिक अनुसंधान विश्वकोश के अनुसार जो कहा गया है इस प्रकार, जिससे मानवीय गुणों का, मानवीय गुण क्या है, अब इस परिभाषा को आप रट लीजिए और ज्यों का त्यों आप परीक्षा में लिखाइए, वो तो उसका कोई तात्पर्य नहीं, इसके भाव को आप समझिए। तो इनका कहने का मतलब है प्रशासन, शिक्षा का प्रशासन है शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा करना, और शिक्षा का मूल उद्देश्य ये है कि अच्छे मानव और अच्छे समाज का निर्माण करना। मानव का मतलब क्या होता है, मानवीय गुणों का, जिसमें मानवीय गुण हो। मानवीय गुण क्या हैं ये भी आप जानते होंगे। तो इस परिभाषा में ये भी होता है मानवीय गुणों का समुचित विकास कर सके। अच्छा शैक्षिक प्रशासन वही है जो मानवीय गुणों का समुचित विकास कर सके। तो मानवीय गुण क्या हैं, प्रेम, सेवा, सहयोग, दया, क्षमा आदि मानवीय गुण हैं। अगर ये गुण व्यक्ति में नहीं आ रहे हैं, शिक्षा ग्रहण करने के बाद अगर ये गुण नहीं आ रहे हैं और प्रशासन, शैक्षिक प्रशासन ऐसे गुणों का व्यक्तियों में विकास, व्यक्ति, समाज, राष्ट्र में नहीं कर पा रहा, क्योंकि अच्छे व्यक्तियों का निर्माण होगा तो अच्छे समाज का निर्माण होगा, फिर अच्छे राष्ट्र का निर्माण होगा। और हमारी तो भावना ही रही है जो मुख्य वसुधैव कुटुंबकम की, वो उस भावना का विकास नहीं हो पाएगा जो मूल उद्देश्य है। तो अच्छे मानवीय गुणों का समुचित विकास करना शैक्षिक प्रशासन का दायित्व है। आप इसमें और परिभाषा चाहें तो देख लें, क्योंकि हर परिभाषाओं में कहीं कि न कहीं केंद्र में व्यक्ति के व्यक्तित्व का या उसके मानवता का विकास करना ही उद्देश्य है, और वो शैक्षिक प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो इस तरह का संगठन बनाए, योजना बनाए, दिशा निर्देशन दे, कार्यान्वयन करे, मूल्यांकन करे। और जब तक ऐसे मानवीय गुणों का विकास व्यक्तियों में ना हो जाए तो समझिए शैक्षिक प्रशासन अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर रहा है। इसी तरह आप देखेंगे एक परिभाषा और देख लीजिए, जेबी सीयर्स ने शैक्षिक प्रशासन को कहा है शिक्षा का अर्थ है प्रशासन का आशय सरकार शब्द से है जिसका निकटतम संबंध
विशेष संदर्भ में इन शब्दों में होता है, जैसे अधीक्षण, पर्यवेक्षण, योजना, त्रुटि, निर्देशन, संगठन, नियंत्रण, समायोजन, नियम आदि। अब इसमें भी आप वही देखिए जो फिगर द्वारा हमने समझाया था, इस परिभाषा में शेर साहब के भी परिभाषा में यही कहा गया है कि एक शब्द प्रशासन है, लेकिन उसके अंतर्गत उस कार्य का अधीक्षण है, पर्यवेक्षण है, आप योजना बनाएंगे, उसमें त्रुटियां क्या हुई हैं उसका मूल्यांकन करेंगे और उस पर नियंत्रण रखेंगे, फिर समायोजन और नियम आदि में परिवर्तन करते हुए उस अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रयास करेंगे। तो हमें लगता है आपको जितनी परिभाषाएं, हमने मुखर्जी साहब की एक परिभाषा आपको बताई, फिर शैक्षिक अनुसंधान विश्व कोष के अनुसार एक परिभाषा पर चर्चा किया, जेबी शेर साहब के अनुसार हमने परिभाषा चर्चा किया। तो सारा परिभाषाओं का सार यही है कि जो शिक्षा का उद्देश्य है अच्छे मानव का निर्माण करना, मानवीय गुणों का विकास करना, वह प्रशासन का दायित्व है। मानवीय गुणों का विकास करने के लिए वो योजना बनाए, वो संगठन करे, उसमें नियंत्रण रखे, उसमें समन्वय रखे, उसमें मूल्यांकन करे। यदि कोई कमी आती है तो वही चीज़ पुनः योजना, पुनः संगठन, पुनः निर्देशन, पुनः कार्यान्वयन और पुनः मूल्यांकन ये प्रक्रिया जारी रखते हुए हम अच्छे प्रशासन की भूमिका निभाते हुए शिक्षा के द्वारा हम अच्छे व्यक्ति का, अच्छे समाज का और अच्छे राष्ट्र का हम निर्माण करें। ये आपका हमें लगता है कि शैक्षिक प्रशासन की जो अवधारणा है, शैक्षिक प्रशासन का जो अर्थ है, वो शायद आपको स्पष्ट हो गया होगा। आपने शाब्दिक अर्थ भी देख लिया, शिक्षा क्या है उसको भी देख लिया और फिगर के माध्यम से भी देख लिया कि प्रशासन का दायित्व क्या है। परिभाषाओं के माध्यम से भी आपने देख लिया उसका दायित्व क्या है और कैसे वो कार्य करती है। तो एक दुरूह कार्य है शैक्षिक प्रशासन को चलाना, उसे व्यवस्थित करना और उद्देश्यों को पूरा करने के लिए। अब इसके आगे आप देखेंगे तो दूसरा फेज है शैक्षिक प्रशासन की प्रकृति। अर्थ स्पष्ट हो गया है। इसमें हम अब आगे एक जो उसमें फर्स्ट यूनिट के सेकंड पार्ट में है शैक्षिक प्रशासन की प्रकृति, उस पर भी चर्चा करते हैं। तो प्रकृति का तात्पर्य क्या है? प्रकृति का मतलब नेचर। नेचर तो इंग्लिश शब्द हो गया, प्रकृति मतलब व्यक्ति की, जैसे उसकी प्रकृति क्या है, उसका जो है स्वरूप क्या है। तो हम तमाम जो है अभी अर्थ के रूप में जब चर्चा किए हैं प्रशासन का, तो उसमें आपने देखा होगा शैक्षिक प्रशासन को प्रकृति के बृहत रूप में केवल एक ही उद्देश्य से संगठित किया जाता है कि युवकों व युवतियों के विकास हेतु सशक्त, प्रभावी तथा उपयोगी शैक्षणिक कार्यक्रम का निर्धारण करना, उनको कार्यक्रम से अवगत कराना। और यहाँ तक देखेंगे शैक्षिक प्रशासन एक साधन है, एक माध्यम है जिसके द्वारा हम शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा करते हैं। उसमें आप जब प्रशासन की प्रकृति के बारे में हम लोग अर्थ के बारे में स्पष्ट हो रहे थे, तो उसमें यही बातें फिर आ रही थी कि किस पर प्रशासन, और प्रशासन का वास्तविक स्वरूप है सेवा करना। तो सेवा करना और लेना, सेवा किसके लिए, लेना किसके लिए है? व्यक्तियों के शिक्षा देने के लिए, व्यक्तियों को शिक्षित करने के लिए सेवा लेना है। और फिर जो उसमें कार्यरत हैं, जो मानवीय भौतिक मानवीय संसाधन हैं, कर्मचारी हैं, अध्यापक हैं, उसमें प्राचार्य हैं,
छात्र हैं वो अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं कि नहीं निभा रहे हैं, इस पर हमको ध्यान देना है। इसकी हमें उपयोगिता हर वस्तु की, क्योंकि एक चैन है, चैन आप देखेंगे उसमें छोटी छोटी जॉइंट होती हैं, मतलब एक दूसरे उसको तोड़ा जाए तो एक बहुत लंबी सी चैन अपने आप में अगर अलग किया जाए तो एक टुकड़े में बढ़ जाएगी और उसका कोई उपयोगिता नहीं होगा। लेकिन उसी तरह शैक्षिक प्रशासन भी एक चैन के रूप में है। उसमें प्राचार्य है, उसमें शिक्षक है, उसमें कर्मचारी है, उसमें अभौतिक संसाधन है। तो इन सब के संबंधों के बीच में हमको तालमेल रखते हुए उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उस कड़ी को आपस में जोड़े रखने का प्रयास करना है, और हर कड़ी महत्वपूर्ण है। एक उदाहरण, क्योंकि आप नज़दीक के उदाहरण से ज़्यादा समझेंगे। मान लीजिए कोई संस्था है, कोई कॉलेज है, उसमें प्रिंसिपल बहुत ऑनेस्ट और अपने समय का प्रतिबद्ध है, समय से आता है, तो क्या कॉलेज ये मान लिया जाएगा बहुत सुचारू रूप से चल रहा है? ठीक है, प्रिंसिपल आ रहे हैं, प्राचार्य आ रहे हैं, लेकिन अगर शिक्षक समय से नहीं आ रहे हैं तो अब फिर देख लीजिए आगे चल के, क्योंकि इसके लिए शिक्षक नहीं आ रहे हैं तो प्राचार्य और शिक्षक के बीच में तालमेल होना जरूरी है। वो समय पर अपने दायित्वों का निर्वहन करें। चलिए, शिक्षक भी आ रहे हैं, अगर कर्मचारी नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे? क्या प्रभावित होगा? शिक्षक पढ़ाने के लिए तैयार है और छात्र पढ़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर आपका क्लासरूम खोलने वाला कर्मचारी उपलब्ध नहीं है तो क्या कक्षाएं चल पाएंगी? क्या शिक्षक शिक्षा दे सकता है? ऐसा संभव है? नहीं हो सकता है। फिर इसी के आगे कर्मचारी भी आ रहा है, क्लास भी समय से खुल रहा है और छात्र ही समय से ना आए, तो जो शिक्षा का उद्देश्य है वो पूरा करने के लिए प्रशासन पुनः उस कड़ी को जोड़ने का प्रयास करेगा। छात्र नहीं आएंगे तो शिक्षक किसको? कमरा साफ है, सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन छात्र ही नहीं हैं, तो हम शिक्षा कैसे दे पाएंगे? हमारी प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती है। फिर क्या हुआ? फिर मान लीजिए शिक्षक हैं, प्राचार्य हैं, छात्र हैं, लेकिन भौतिक संसाधन उपलब्ध नहीं है, पुस्तकालय नहीं है, हमारे मटेरियल एड्स नहीं हैं, सारी बातें ये भी बहुत महत्वपूर्ण रहती हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जो प्रकृति है शैक्षिक प्रशासन की, एक बृहद कार्य है और नेचर स्वरूप यही है कि उसमें कार्यरत करने के लिए कार्यरत सभी समुचित लोगों को प्रेरणा देना, उसे दिशा देना। पुस्तकालय है, आप खेल का मैदान, क्योंकि पढ़ने पढ़ाने के बाद आपका जो है, क्योंकि जो सहायक को करिकुलम एक्टिविटीज़ हैं उसकी भी आवश्यकता है, पाठ्यक्रम हमारे निश्चित होने चाहिए, शिक्षण का निरीक्षण होना चाहिए और प्रबंधन का भी व्यवस्था होना चाहिए, जल की व्यवस्था होनी चाहिए। समुचित जो भौतिक संसाधन है उसकी व्यवस्था नहीं होगी तो छात्र का भी नहीं रुक सकते हैं, शिक्षक भी नहीं रुक सकते हैं। तो सबके भौतिक और मानवीय पक्षों को जोड़ने वाली एक ये प्रक्रिया है। ऐसी स्थिति में इसकी प्रकृति यही है कि हम अपने आपस में इसको जो है संजोने के लिए हम एक लचीले व्यवहार का और नियंत्रण रखते हुए, हम नियंत्रण रखने का, आप प्रशासन, पुलिस प्रशासन है उसका उदाहरण देख लीजिए, तो शैक्षिक प्रशासन में और अन्य प्रशासनों में बहुत अंतर है। इसमें स्वेच्छा से, आप अनुशासन की समस्या ले लीजिए, अनुशासन स्व अनुशासन की यहाँ आवश्यकता है, यहाँ पर शिक्षक स्व अनुशासित हों,
अपने द्वारा अपनी नैतिकता के आधार पर वो कार्य करने के लिए प्रेरित हों, छात्र हों, कर्मचारी हों, तो ऐसी अवस्था में ये पुलिस प्रशासन नहीं, डिफेंस प्रशासन नहीं है, क्योंकि डिफेंस में आप देखते हैं कि अगर एक शब्द फॉरवर्ड कह दिया गया तो निश्चित चाहे खाई हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे पर्वत, उनको फॉरवर्ड होना है, वो जीवित रहें न रहें। लेकिन शैक्षिक प्रशासन में बौद्धिक लोग कार्य करते हैं और उसको केवल जो है आत्मीयता से ही हम उसको संपन्न कर सकते हैं। आत्मीयता के गुणों का विकास करते हुए उन्हें अपने उत्तरदायित्वों का हम ज्ञान दिला के हम अपने कार्यों को संपादित करा सकते हैं। यह इसकी प्रकृति है। अगर इसमें आप एक परिभाषा देखेंगे, इसमें भी शैक्षिक प्रशासन की प्रकृति की, तो जे.बी. सीयर्स महोदय की एक परिभाषा है, शिक्षा प्रशासन को पृष्ठभूमि में स्थित वह सत्ता अथवा शक्ति है जिसका प्रयोग व्यक्तियों, विचारों, वस्तुओं आदि को निश्चित ढंग से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसमें भी वही बात कही गई है कि जिसमें व्यक्तियों को, विचारों को, वस्तुओं को निश्चित ढंग से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना है। प्रशासन का प्रकृति यही है, कार्य यही है। शेर साहब ने भी कहा कि जो भी संसाधन हैं मानवीय भौतिक हैं, उनको अपने स्वरूप में हमें उनसे अधिक से अधिक स्वेच्छा से उनसे कार्य लेना है। ऐसी स्थिति में आप देखेंगे शैक्षिक प्रशासन का अर्थ और प्रकृति स्पष्ट हो चुका है। इसमें आगे हम इसके क्षेत्र पर, इसके सिद्धांत पर और इसके आगे आप देखेंगे शैक्षिक प्रशासन के बाद एक प्रबंधन शब्द आता है, तो उस पर भी हमको चर्चा करना पड़ेगा। लेकिन ये हम अगले लेक्चर में आप लोगों से सहभागिता करेंगे। धन्यवाद।